नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र। आज हम बात करेंगे ट्रेड डेटा की, उसके क्या कुछ मायने हैं और देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले आज की टॉप लाइन्स पर निगाह डालते हैं। साल 2027 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। बाहरी मुश्किलों के बावजूद भारत की इकॉनमी सही दिशा में। ब्लू इकॉनमी का जीडीपी में 4% का योगदान। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर कसी नकेल। ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए लोन देने पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। कंपनी पर आरबीआई रेगुलेशन का पालन न करने पर की गई कार्रवाई। आज कंपनी के शेयर 3% तक टूटे। अक्टूबर महीने का निर्यात 11 महीने में सबसे तेज। त्योहारी सीजन में सोने के आयात में जबरदस्त बढ़ोतरी। देश से फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में भी आई तेजी। और शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी लानिशान के साथ कर रहे हैं कारोबार। कल दिखी थी तेज बढ़त। तो स्टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर, जिन पर रहेगी हमारी नजर। खासतौर पर आज के फोकस में हम बात करेंगे देश के ट्रेड डेटा पर। और ट्रेड डेटा में ग्रीन शूट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं भारत की इकॉनमी के लिए, करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर निगाह डालते हैं और शुरुआत करते हैं वित्त मंत्री के बड़े बयान से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को उम्मीद जताई कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सीतारमण ने नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस वर्ष के दौरान 7% से थोड़ी सी कम रहने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की मैरीटाइम पॉलिसी वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई। Determined to adhere to our principle of leaving no one behind, whether at a national level or regional one. This is why India's maritime policy is perfectly encapsulated in the acronym SAGAR, which expands to security and growth for all in the region. We truly believe that it is not possible for the Indian economy to ride on some crest while the economies of other countries of our maritime neighborhood are wallowing in some tough trough. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ और अध्यक्ष संजय मेहरोत्रा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, कंपनी के लिए सहयोग और देश में विस्तार करने पर अनेक अवसरों पर चर्चा की। को याद होगा कि माइक्रॉन के जो मुखिया हैं, उन्होंने भारत का भी दौरा किया था। उससे पहले अमेरिका की जब आधिकारिक यात्रा पर, स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो सेमीकंडक्टर के विषय पर बात हुई थी और उन्होंने गुजरात में अपने प्लांट को लगाने की शुरुआत भी कर दी है। एक बड़ा मौका कह सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए माइक्रॉन की अगुवाई में। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रमुख शिक्षाविदों के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज जो राउंड टेबल है उस पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग के अवसरों पर भी बात की, जिससे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ज्ञान, अनुसंधान और अग्रणी समाधानों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिले। और अब से थोड़ी देर पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा है कि उन्होंने थोड़ी देर पहले मिस्टर नील मोहन, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं, उनसे मुलाकात की है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यूट्यूब के लिए प्रेजेंट करता है और कैसे कोलैबोरेशन किया जाए, भारत में फुटप्रिंट को कैसे बढ़ाया जाए, डिजिटल इकोसिस्टम के लिहाज से, कंटेंट स्पेस के लिहाज से, और जो यंग और डाइवर्स डेमोग्राफी है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर दोनों ही जो व्यक्तित्व हैं उनके बीच में चर्चा हुई है। मिस्टर नील मोहन, सीईओ जो यूट्यूब हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है पीयूष गोयल साहब की। देखते हैं कि किस तरह से बाजारों ने आज ओपनिंग की, कारोबार की। गिफ्ट निफ्टी 11 अंकों की गिरावट के साथ खुलता हुआ नजर आया और उसी का स्पष्ट असर दिखाई दिया भारतीय बाजारों पर। सेंसेक्स और निफ्टी आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स की ओपनिंग किस तरह से रही। इस वक्त हम देखें तो गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 96 अंकों की गिरावट के साथ 97 अंक की गिरावट के साथ 65,578 पर यह खुला। गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में भी गिरावट के साथ आज शुरुआत हुई थी। 24 अंक नीचे 19,651। अभी का स्तर देखें तो करीब 32 अंक नीचे निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी बढ़त है, पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहे हैं। स्मॉल कैप के अलावा अगर हम देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में गिरावट है, एफएमसीजी में गिरावट है, हेल्थ केयर थोड़ा सा सहारा दे रहा है, लेकिन मेटल सेक्टर में गिरावट नज़र आ रही है। ओएनजीसी, टीसीएस, कोल इंडिया, बीपीसीएल और डॉक्टर रेड्डीज उन स्टॉक्स में शामिल हैं जहां पर तेज़ी का माहौल है। आधे से 1% की तेज़ी इस वक्त दिखाई दे रही है। ओएनजीसी 201 के भाव पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। जहां पर गिरावट है उस पर निगाह डालते हैं। उसमें बजाज फाइनेंस, जैसा कि हमने आपको बताया कि आरबीआई ने नकेल कसी है और रेगुलेटरी प्रोविजंस का पालन न करने की वजह से बजाज फाइनेंस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं स्पष्ट तौर पर उसका असर दिख रहा है। करीब 3% नीचे गिरता हुआ बजाज फाइनेंस का स्टॉक, बजाज फिनसर्व भी नीचे गिरा। हिंडाल्को, ब्रिटानिया और टाइटन पर इसका भी गिरावट नज़र आ रही है। मेटल स्टॉक्स हमने जैसे पहले आपको बताया कि ये इस वक्त प्रेशर में नज़र आ रहा है। जो दूसरे बाजार हैं उन पर भी हम निगाह डाल लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट अपडेट में देखते हैं फ्यूचर्स के भाव अभी आपकी स्क्रीन पर। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 20 अंक नीचे, एस&पी और नैस्डैक का भाव जो है वो थोड़ी सी तेज़ी दिखाता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये सब डिराइव यानी फ्यूचर वायदा कारोबार के भाव आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। यूरोपियन बाजार में कल की बंदी के आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। इस वक्त लंदन का बाजार 46 अंकों पर बंद हुआ, फ्रांस का बाजार 23 अंकों पर, डैक्स जर्मनी का बाजार 133 अंक की बढ़त के साथ कल कारोबार बंद करता हुआ दिखाई दिया। आज एशियाई बाजारों में प्रेशर है। बाजार की जो निगाहें हैं कई दिनों से अमेरिका और चीन के बीच वार्ता पर टिकी थी। अमेरिका ने ज़रूर एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है चीन को और करीब 1 साल में इन पर्सन मीटिंग शी जिनपिंग की और जॉय बाइडेन की हुई है। इसके आगे जाते हुए बहुत सारे मायने निकालने की कोशिश करता हुआ एशिया का बाजार, लेकिन वहाँ पर गिरावट के संकेत। क्रूड ऑयल का भाव देख लेते हैं। $80 के आसपास ये भाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में देखें तो एवरेज 92 का रहा, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेटा है बीते साल के मुकाबले देखें थोड़ा सा क्रूड ऑयल जो है वो उसमें बढ़त देखी गई है और इस वक्त जो 80 का भाव है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इकॉनमी टुडे में बात करेंगे ट्रेड डेटा के और ट्रेड डेटा का क्या कुछ असर पड़ेगा आगे जाते हुए अर्थव्यवस्था पर, उस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं इकॉनमी। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे ट्रेड डेटा की, निर्यात और आयात के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसकी। देश के वस्तुओं का निर्यात इस साल अक्टूबर में 6.21% बढ़ा, 33.57 अरब डॉलर पर रहा। हालांकि इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर के 31.46 डॉलर पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने में आयात बढ़ा है और 65 अरब डॉलर के करीब रहा, जो अक्टूबर 2022 में करीब 58 अरब डॉलर के स्तर पर था। देश का व्यापार घाटा अक्टूबर में 31.46 अरब डॉलर था। देखते हैं।
वाणिज्य मंत्रालय ने अक्टूबर महीने के लिए देश से होने वाले वैश्विक व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में कहा गया है कि वैश्विक मुश्किलों के बावजूद अक्टूबर महीने में वस्तुओं का निर्यात पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा गति 6.2% बढ़ करके 33.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 9.4% बढ़ा और 62.26 बिलियन डॉलर रहा। बीते साल अक्टूबर महीने में कुल निर्यात 57 बिलियन डॉलर के स्तर पर था। अक्टूबर महीने में आयात का आंकड़ा 79 बिलियन डॉलर के करीब रहा, जो अक्टूबर 2022 में 71 बिलियन डॉलर के मुकाबले 11% ज्यादा है। अच्छी खबर यह भी है कि अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कुल व्यापार घाटे में 36% की कमी आई। साल 2022 में अप्रैल-अक्टूबर अवधि में व्यापार घाटा करीब 90 बिलियन डॉलर था, जो इस साल 36% कम होकर के 58 बिलियन डॉलर पर है। वाणिज्य मंत्रालय में सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि दुनिया भर में वस्तुओं के दाम में कमी और ऊंची ब्याज दरों और ऊंची एक्सचेंज दरों के बावजूद भारत से होने वाले निर्यात में सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में जो ग्रीन शूट्स नजर आए थे वो अक्टूबर में और भी स्थिर हुए हैं और उम्मीद है कि इस साल भी हम बीते साल के निर्यात लक्ष्यों के आगे जाएंगे। अक्टूबर महीने में औषधि और फार्मा निर्यात 29% बढ़ करके 2.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात अक्टूबर 2023 के दौरान 28% की वृद्धि के साथ 2.38 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2023 में कृषि निर्यात में भी वृद्धि जारी है। खाद्य पदार्थों के कुल निर्यात में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तिलहन का निर्यात 29% बढ़ा और फल सब्जियों का निर्यात 24% बढ़ा है। कॉफी के एक्सपोर्ट में 8.4% और चाय के एक्सपोर्ट में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन की वजह से सोने के आयात में 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अक्टूबर माह में कच्चे तेल के दाम भी बीते साल के मुकाबले ज्यादा रहे और रुपए की कीमत में भी 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इकोनॉमी टुडे में इस वक्त जुड़ चुके हैं अजय सहाय, जो कि डायरेक्टर जनरल है FIO के। बहुत धन्यवाद अजय सर वक्त निकालने के लिए। प्रोग्राम में ट्रेड डेटा जो अक्टूबर के जारी किए गए हैं वो क्या कहानी बताते हैं? कल तो सचिव साहब ने कहा कि जो ग्रीन शूट्स हैं वो एक पॉजिटिविटी की तरफ संकेत दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम काफी महीनों के बाद 7 महीनों के बाद हम एक पॉजिटिव एक्सपोर्ट में आए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और जिस तरह के ट्रेंड लग रहे हैं कि हो सकता है वर्ल्ड स्पेस इंडिया के लिए भी ओवर हो, अनलेस की जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो एस्केलेट नहीं होता है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जरूर बढ़ेगा। और जो एक्सपोर्ट बढ़ा उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि जिस तरह का फ्रेट का डिक्लाइन हुआ है और जिस तरह की रुपये की जो डिप्रिसिएशन हुआ है उससे भी एक्सपोर्ट्स को थोड़ा पुश मिला है, जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। डिमांड को लेके डेफिनेटली एक कंसर्न है, पर्टिकुलरली जो एडवांस इकोनॉमी है, चाहे यूरोप की बात करें या टू ए लार्ज एक्सटेंट यूएस की बात करें, वहां पे अभी भी इन्वेंट्री लेवल काफी बड़ा है। और जिस तरह के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो जो स्टॉकिस्ट है वो अपना इन्वेंट्री नहीं बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है जिसकी अदर काइंड ऑफ जो EMI है वो बढ़ गई है, तो उसकी परचेजिंग पावर पे भी इफेक्ट पड़ा है। तो डिमांड डेफिनेटली एडवांस इकोनॉमीज में कंसर्न है, लेकिन फिर भी एशिया है, हम अफ्रीका है और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनमें इंक्रीजिंग डिमांड देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट बाय एंड लार्ज पॉजिटिव टेरिटरी में ही चलेगा। सर, अगर फूड आइटम्स की बात करें और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हमने देखा बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखा है। फार्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बहुत देखा बेहतर प्रदर्शन किया है एक्सपोर्ट्स ने। ये जो सेक्टर्स, मेरे ख्याल से केवल 8 सेक्टर हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जितने भी सेक्टर हम ट्रेस करते हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और क्या इसे माना जाए कि हम पिछले साल के जो आंकड़े हैं उसको उससे बेहतर कर पाएंगे? देखिए, अभी उसको कहना कि पिछले साल के आंकड़े को हम पार कर पाएंगे ये मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम ओवरऑल नेगेटिव में हैं। और आने वाले जो दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होगा इसको विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे आपने बताया है कि सनराइज सेक्टर जो है उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और चाहे फार्मा की बात करें। और इन सेक्टर में काफी PLI में इन्वेस्टमेंट भी आया है। तो एक लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा सेक्टर्स में, मशीनरी में, इंजीनियरिंग गुड्स में काफी एक्सपोर्ट बढ़ता देख सकते हैं। और ये वो सेगमेंट है जहां पे ग्लोबल इंपोर्ट सबसे ज्यादा है। आज की जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मशीनरी, इनका जो टोटल ग्लोबल इंपोर्ट है वो 35% है, अराउंड
$7 ट्रिलियन से बढ़ा है। तो अगर हम इन सेगमेंट में घुसते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं आती है। जहां तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले कई सालों से ग्रो कर रहा है। पोस्ट कोविड हमने ग्रोथ देखी, वो कंटिन्यू है और हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी हम अच्छा कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में जाएं और अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में और ऑर्गेनिक फूड में हम अच्छा करेंगे तो आने वाले दिनों में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर का वो काफी सस्टेन बेसिस पे होगा। ये फिगर और अच्छे इसलिए हमें लग रहे हैं कि बहुत से अभी प्रोडक्ट्स पे हमने देखा है एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज हम अपनी डोमेस्टिक प्राइस के लिए भी सेंसिटिव है। तो अगर उसको देखते हुए हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका फायदा डेफिनेटली फार्मर्स तक जरूर पहुंचता है। अजय शाह साहब, बहुत धन्यवाद इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हम देखें तो चीन के आयात में गिरावट की वजह से मेड इन इंडिया सामान ने अमेरिकी बाजारों पर अब कब्जा कर लिया है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जहां 2018 से 22 तक चीन से अमेरिकी आयात में 10% की कमी आई, तो भारत से जो आयात किया गया अमेरिका में उसमें 44% की वृद्धि हुई है। इस विषय पर देखते हैं संवाददाता अजय परिहार की ये खास रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक दुनिया के बाजार में चीन के सस्ते सामानों का डंका बजा करता था। अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कोविड महामारी और अमेरिका से तनातनी के बाद चीन की इकोनॉमी के अच्छे दिन मानो खत्म से हो गए। दूसरी ओर भारत दुनिया के सामने एक मजबूत वैकल्पिक सप्लाई चेन के तौर पर उभरा। एक निजी कंपनी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से अमेरिकी इंपोर्ट में 2018 से 2022 तक 10% की गिरावट आई है, जबकि भारत से इंपोर्ट में 44%, मैक्सिको से 18% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 देशों से 65% इजाफा देखने को मिला। इसे थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चीन से अमेरिकी मैकेनिकल मशीनरी का इंपोर्ट 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया, लेकिन मैक्सिको से 21% ज़्यादा, आसियान से 61% और भारत से 70% बढ़ गया। भारत पिछले 5 सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग विनर्स के तौर पर उभरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की मुश्किलों को भारत अब एक अवसर के रूप में ले रहा है। अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 3 प्रमुख मार्गों संचालित होती है: व्यापार का मार्ग, वित्त का मार्ग तथा विश्वास का मार्ग। जहां एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में विविध आर्थिक तथा भू राजनीतिक आघातों से होकर गुजर रही है, जिन्हें हम लोग 3 प्रमुख आघातों के रूप में देख सकते हैं: कोविड, क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट। वहीं संतोष की बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन आघातों का सामना बहुत सुदृढ़ता के साथ और सुगमता के साथ किया है। भारत में मेक इन इंडिया का फोकस दुनिया की कंपनियों को भारत में आकर्षित कर भारत और दुनिया के एक्सपोर्ट बाजार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करना है। एप्पल, सैमसंग, माइक्रोन और दूसरी कई बड़ी एमएनसीज ने भारत में अपने उत्पादन की शुरुआत की है। भारत का खुद का बड़ा बाजार और यहाँ की युवा शक्ति ही भारत की अब सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसने विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास स्थापित किया है और इस विश्वास के पीछे हम लोग भारत में 3D की भूमिका को भी प्रमुखता से देखते हैं। 3D अर्थात डेमोक्रेसी यानी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, डेमोग्राफी अर्थात जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा है डेवलपमेंट अर्थात केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कौशल के क्षेत्र में तेजी से प्रगति। भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिका में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में उसके स्टोर मेड इन इंडिया टैग के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में भारत को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिला है। BCG की कैलकुलेशन के मुताबिक अमेरिका में इम्पोर्टेड इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की एवरेज लैंडिंग कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्टिविटी, लॉजिस्टिक, टैरिफ्स और एनर्जी की फैक्ट्री शामिल है, एवरेज लैंडिंग कॉस्ट अमेरिका में बने सामान की तुलना में 15% कम है।
इसके विपरीत चीन से अमेरिका में उतरने की एवरेज कॉस्ट अमेरिकी कॉस्ट से केवल 4% कम है और ट्रेड वॉर से संबंधित अमेरिकी टैरिफ के लगने के बाद प्रोडक्ट्स की कीमत 21% ज़्यादा हो चुकी है। इसी की वजह से मेक इन इंडिया के चर्चे अब दुनिया के हर कोने में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और आज के फोकस में हम बात करते हैं अश्विनी महाजन साहब से, जो कि अर्थशास्त्री हैं और प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं। अश्विनी महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो मेक इन इंडिया की जो सफलता शायद अगर हम 5 साल पहले से तुलना करें तो शायद किसी को भरोसा नहीं होगा कि आज हम जहां पे खड़े हैं वो हम अचीव कर पाते। सबसे पहले सफलता से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा सर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करूंगा। देखिए, जहाँ तक मेक इन इंडिया की बात है, मेक इन इंडिया में पिछले 8-9 साल से लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन एक विशेष बदलाव आया कोविड के दौरान कि भारत ने ये समझा कि भी हमें जल्द से जल्द अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि विदेशों से निर्भरता संभव नहीं। ये केवल भारत में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। हमने अमेरिका की रिपोर्ट अभी देखी है कि अमेरिका हो, यूरोप हो, बाकी देश हो, सभी चाइना +1 की पॉलिसी पर चल रहे हैं कि केवल चाइना से प्रोक्योर नहीं करना है, क्योंकि चाइना भरोसेमंद नहीं हो सकता है और चाइना से हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसके दूसरे कारण भी हैं, उसके जियोपॉलिटिकल कारण भी हैं। इसलिए यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो हमने जो 15 सेक्टर्स चिन्हित किए और उनके रिपोर्ट्स भी अब आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एपीआई में हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम सोलर पैनल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम खिलौनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इन सब, और डिफेंस में खास तौर पर अब आप देखिए कि हम पहले 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स पर विदेशों पर निर्भर करते थे, अभी मात्र 30-32% पर हम निर्भर करते हैं, और अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस का। और ये सारे जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत अब किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। और खास तौर पर मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ कि अभी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में भी ये बात आई है कि अब जो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं, हमारी दूसरी जो जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश किया जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुई, बाकी सब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, इस सब के चलते अब हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव भी बनेंगे। तो ये सारे जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि हालांकि दुनिया में बहुत अभी इस समय उथल पुथल चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों की ईएमआई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, इन सब कारणों से जो विकसित देशों में डिमांड बढ़ने का कोई विशेष ऐसा जरिया दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने जो ट्रेड को ज़्यादा एक्सपेंड किया है अलग अलग मुल्कों में, जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि आज जो मेक इन इंडिया और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, उसके जो असर हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हमने एरिया डाइवर्सिफिकेशन भी किया और कोशिश, और उसके जो नतीजे हैं वो ट्रेड डेटा पर भी नज़र आ रहे हैं। सर मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अगर हमें निर्यात को इन मुश्किल परिस्थितियों में भी बनाए रखना है और आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा सशक्त करना है, तो उसमें राज्यों को खास तौर पर अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी भूमिका उनकी भी है। केंद्र सरकार ने पॉलिसीज तो बना दी और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी दुनिया की हम देख रहे हैं। स्टेट्स का क्या रोल होगा और कैसे प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है सर? देखिए, अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला मामला तो चल ही रहा था जी। इसके साथ ही साथ जब हम पीएलआई स्कीम लेकर के आए हैं, पीएलआई स्कीम के तहत अलग अलग राज्यों में, और राज्य खुद आगे होकर के आ रहे हैं कि वो सीधे कंपनियों से भी बात कर रहे हैं। अभी मैं लैपटॉप का उदाहरण दूंगा आपको कि लैपटॉप हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते थे और अब हमने उसके बाद कुछ उस पर लाइसेंस लगाया कि लाइसेंस की लिमिटेशन लगाई। उसके बाद 38 कंपनियों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया है
PLI के लिए। और मुझे लगता है कि साल भर के अंदर भारत में इतने अधिक लैपटॉप उत्पादन होने शुरू होंगे और इन सब में अलग अलग राज्यों में ये जाएंगे। मुझे लगता है कि हर राज्य को कंपटीशन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि 15 जो सेक्टर्स चिन्हित किए गए, मैंने अभी बताया PLI स्कीम में, उसमें सभी जगह अलग अलग राज्यों में बहुत स्कोप है। और अगर चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे जो पहले पिछड़े हुए राज्य माने जाते थे, अभी वो भी उभर रहे हैं। और अब तो बीमारू स्टेट्स की बात करना भी अब थोड़ा गलत हो गया है। तो ऐसे में यदि सभी राज्य और वहां की राज्य सरकारें अपनी इस जो फ्री बीस वाली समस्याओं से बाहर आकर के विकास की बात करना शुरू करें, लोगों के लिए रोजगार की बात करना शुरू करें, गरीबी को दूर करने की बात शुरू करें, तो वहां से गरीबी दूर होगी, फ्री बीस बांटने से नहीं होगी। तो राज्यों को इसके लिए प्रयास करने होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और आपने एक बड़ी बात कही कि राज्यों को पेटी पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा और जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का जो एक तरह से नुकसान हमें हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, देश के हित में कहीं सोचना होगा और पार्टी हितों से ऊपर जाकर के जो रियल इकोनॉमिक्स हैं उस पर काम करना होगा और फ्रीबीज की राजनीति बंद करनी होगी। एक बड़ा बयान अभी अश्विनी महाजन साहब इस वक्त दे रहे थे, जो कि अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल आज के इस फोकस में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये तो तय है कि मेक इन इंडिया धीरे धीरे दुनिया के बाजारों में अपनी पकड़ बना रहा है और आत्मनिर्भर भारत को भी इससे एक बड़ा बल मिल रहा है। आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।